हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज में। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका एप्टीट्यूड ट्रेनर। और हम लोग आज बेसिकली क्या करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम लोग बेसिकली आज क्या करने हैं इस वाले सेशन में। दरअसल हमारी जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रही है व्यापम एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है हमको बच्चों से। आप बच्चों का बहुत प्यार मिला हमको, बहुत ही तादाद में वहाँ पर हमको एडमिशन्स हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बच्चे लोग जो हैं उसमें अपना प्यार दिखा रहे हैं और बहुत भरोसा दिखाया है बच्चों ने हम पर, बहुत भरोसा दिखाया है। और इस भरोसे पर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूरी मेहनत के साथ उस भरोसे पर पूरी तरीके से खरा उतरे। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के सेशंस लेकर आ रहे हैं। डेली उनको 6-6 घंटे की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम सारे बच्चों को हर मंथ में, हर वीक में दरअसल टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वीकली टेस्ट आप सारे बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है हमारे व्यापम वाली बैच में। वैसे ही पीएससी वाली बैच में वीकली टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आने वाले समय पर वो स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही सीजीजीएस की जो कोर बैच चल रही है उसमें भी टेस्ट वगैरह हम लेना स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि वो स्टार्ट हुए एक ही वीक हुआ है, तो नेक्स्ट वाले वीक से उसमें भी टेस्ट होना चालू हो चुकी होंगी। तो अभी क्या होने वाला है इस वाले सेशन पर, जरा ये सुन लेते हैं। अभी इस वाले सेशन पर जो हमने 14 अगस्त को जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट थे जिनके लिए हमने टेस्ट कंडक्ट कराई थी, हम आप सारे बच्चों के साथ उनकी जो टेस्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आप सारे बच्चों के साथ इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 14 अगस्त को टेस्ट हुआ था हमारा, वो टेस्ट वाला डिस्कशन होगा। पहले रीजनिंग का डिस्कस करूंगा और उसके तुरंत बाद मैं आप सारे बच्चों से मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वाले वीडियो को आप शेयर कर दो ताकि फटाफट बच्चे लोग जुड़ सके और हम लोग जो है आज का डिस्कशन स्टार्ट कर सके। डिस्कशन का फायदा क्या मिलता है, दरअसल इस वाली बात को सुन लीजिएगा। डिस्कशन में मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर नहीं बताता हूं, उससे जुड़ी हुई आसपास की सारी बातें बताता हूं। तो अगर मान लिया कोई बच्चा अगर मान लिया टेस्ट नहीं दे पाया होगा ना, तो अगर मान लिया मेरे साथ इस वाले डिस्कशन में फोकस करता है, अगर मेरे साथ इस वाले डिस्कशन में अवेलेबल रहता है, तो इससे ये होगा कि मैं उसको आसपास के सारे कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा, जिससे टेस्ट नहीं भी दे पाया किसी रीजन से, कोई बात नहीं, इस सेशन को अटेंड करने से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो फटाक से शुरू करते हैं इस वाले सेशन को और आप बच्चों का समय नहीं लेते हैं। प्रणाम बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला है आप बच्चों से, धन्यवाद उसके लिए। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं अपने वाले सेशन की तरफ। ठीक है, मैं हूं राकेश तलरेजा जो आपके लिए ये सेशन लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, पहला सवाल था जो इस वाली टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। मतलब उन्होंने ये कहा था कि ये शब्द गिवन है, ये शब्द हमको गिवन है और इन शब्दों के बीच के संबंध को आपको समझना है, इन शब्दों के बीच के संबंध को आपको समझना है और आपको सही आरेख बनाकर हमें बताना है। ठीक है, ये दरअसल इसका सवाल था। अब जरा इत्मीनान से एक बार मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जरा फोकस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, आराम से देखते रहिएगा। देखो जरा रिलैक्स होकर देखो, क्या शब्द लिखे हुए हैं, औरत, माँ और डॉक्टर। ठीक है, अब आप इस वाली चीज को दरअसल सोचिए, जितनी भी माएँ होती होंगी, जितनी भी माएँ होती होंगी, ठीक है, वो अल्टीमेटली औरत ही होती होंगी। ठीक है ना, कुछ औरत ऐसी हैं जो माँ हैं और कुछ औरत ऐसी भी हैं जो माँ नहीं बनी है अभी, भविष्य में हो सकता है उनका भी परिवार बस जाए। तो अभी हाल फिलहाल जो है औरत जो है, मतलब जो माँ जो है वो कंप्लीटली औरत वाले सेट के अंतर्गत आती है। कंफर्टेबल है? ओके। अब लिखा हुआ है अगला टर्म जो है डॉक्टर का। अब डॉक्टर जो है मेल डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर फीमेल डॉक्टर भी होते हैं और कुछ डॉक्टर मदर भी होती है, कुछ डॉक्टर मदर नहीं भी होती। तो ऐसा सेंस बनेगा यहाँ पर, एग्री करते हो बच्चे लोग? ऐसा वाला सेंस बनेगा यहाँ पर। देखो जरा, ये जो डॉक्टर है, ये जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर माँ बनी है और कुछ डॉक्टर अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो फीमेल नहीं होते, वो मेल भी होते हैं। ऐसा सेक्शन है। तो ये वाला जो आरेख है, ये वाला जो आरेख है, इन चारों में से इस तीनों शब्दों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दरअसल सी। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? एकदम बढ़िया क्वेश्चन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने दरअसल वीक में 2 टॉपिक पढ़ाए थे, एक मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था और दूसरा जो मैंने एजेस वगैरह जो टॉपिक पढ़ा था उसके ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वाले टेस्ट में आपको वेन डायग्राम और जो एजेस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो ही मिलने वाले हैं। ठीक है,
एनालॉजी जो मैंने करवाया था उसके भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए जरा फटाक से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमारे पास 3 शब्द दिए गए थे और इन 3 शब्दों से मुझे ये डिसाइड करना था कि कौन सा वाला चित्र इसमें बनेगा। 3 शब्द है मेरे पास फर्नीचर, 3 शब्द है मेरे पास, लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर कुर्सी और मेज, फर्नीचर कुर्सी और मेज। ठीक है, फर्नीचर कुर्सी और मेज में मेरे को सारे बच्चों से चैट सेक्शन में आंसर चाहिए। आपने क्या आंसर टिक किया था बच्चे लोग? मुझे आप बच्चों से आंसर जानना है। आपने क्या आंसर टिक किया था इसमें? फर्नीचर कुर्सी और मेज, आपने क्या टिक किया था इसमें? चलिए जरा बच्चे लोग सुनते हैं। देखो कुर्सी और जो मेज है, चेयर और जो टेबल है, ये दो अलग अलग तरह की बॉडी होती है। चेयर जिसमें हम लोग आराम से टिका लेते हैं, टेबल जिसमें हम लोग टिक कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बॉडी होती है, लेकिन दोनों ही आते फर्नीचर के अंदर ही हैं। ये दोनों ही मिलकर फर्नीचर ही बनाते हैं। तो इस बच्चों का, इस वाले क्वेश्चन का बच्चे लोग राइट आंसर होना चाहिए था सी। अगर आपने इसका सी आंसर मारा था तो आपने बहुत ही सही मारा था, गुड, शाबाश। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सारे बच्चों ने क्वेश्चन कोशिश किया होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है हमने मीडियम और बिलो एवरेज रखा था, बिलो एवरेज लेवल था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे, लेकिन एकदम तूफानी जो क्वेश्चन है, जो जबरदस्त क्वेश्चन जो इस वाले वीडियो के अंत में आने वाले हैं, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्टेट, कंट्री और सिटी, राज्य, देश और शहर। आपकी समझ से इसमें क्या आंसर होना चाहिए बच्चे लोग? राज्य, देश और शहर, आपने इसके लिए क्या टिक किया था? ठीक है, आप अगर गौर करते तो ये वाला जो सर्कल है ये सिटी के लिए होता, फिर आता उसके लिए स्टेट के लिए, और फिर आता उसके लिए सिटी के, कंट्री के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये सारे बच्चों से बनने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो बी होना चाहिए था। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। कंफर्टेबल है यहाँ पर सारे बच्चे लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले सेट की तरफ। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बढ़िया वाला क्वेश्चन। इसके पहले वाले 3 क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। हम लोग इत्मीनान से सॉल्व करते हुए मुझे देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दरअसल सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में वो मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मुझसे जानने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल किन किन चीजों को इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, दरअसल ये वाला जो शेप है यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षित जनता के लिए, ये वाला जो शेप है यहाँ पे लिखा हुआ है शहरी जनता के लिए, ये वाला जो शेप है यहाँ पे लिखा हुआ है चालक जनता के लिए, और ये वाला शेप है यहाँ पे लिखा हुआ है कामकाजी जनता के लिए। ठीक है, उसने कुछ शेप बनाकर दे दिए और उसने मेरे पास नंबर भी गिवन कर दिए। और फिर वो क्या कह रहा है? ऐसी जनता की संख्या, ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालक भी है? ऐसे कितने लोग हैं जो शहरी होने चाहिए और उसके बाद शिक्षित और चालक भी होने चाहिए? ठीक है, तो शहरी होने चाहिए, तो शहरी वो कब होंगे? शहरी वो तब होंगे जो इस सर्कल के अंतर्गत आएंगे। जो इस सर्कल के बाहर होंगे वो शहरी नहीं होंगे, तो मुझे नहीं चाहिए होंगे। तो जो बाहर हैं मैं उनको कट कर देता हूं, वो मुझे नहीं चाहिए होंगे। जो सर्कल के बाहर थे वो शहरी नहीं थे, वो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैंने उनको कट कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि शिक्षित होने चाहिए। शिक्षित होने हैं, इसका मतलब कि ये रेड वाले बॉक्स के अंदर होने हैं। जो इस रेड वाले बॉक्स के अंदर नहीं होगा वो शिक्षित नहीं होगा, तो मैंने उसे भी कट कर दिया। जो इस रेड वाले बॉक्स के अंदर नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, मैंने उसे भी कट कर दिया। चालाक होने चाहिए, ये रहा चालाक। चालाक वो कब होगा? जब वो इस पिंक वाले त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। जो इस पिंक वाले त्रिभुज के अंतर्गत आएगा वही चालाक होगा, बाकी तो कोई चालाक नहीं हो पाएगा। तो जो बाहर गया उसे मैंने कट कर दिया। क्या बच गया मेरे पास? 7 बच गया। तो इस वाले क्वेश्चन का बच्चे लोग राइट आंसर था 7। इत्मीनान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। ऐसे ही सॉल्व होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस में हम बच्चों को ना सिर्फ कट करते जाना होता है, जो आपके पास आखिरी में बच जाए वो आपका जवाब हो जाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अपने पास कोई एक आकृति गिवन है, अपने पास कोई एक शेप गिवन है, और इस वाले शेप में वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा? रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं होंगे। चलिए जरा एक बार फटाक से देख लेते हैं। ऐसे कितने, क्या पूछ रहे हैं मुझसे? ऐसे कितने रंगीन टेलीविजन हैं जो चौड़े नहीं है? ये मुझसे ये पूछा जा रहा है। चलो चलो जरा देखते हैं, जरा ख्याल करते हैं। देखो, ऐसे कितने रंगीन टेलीविजन है जो चौड़े नहीं है? ठीक है, तो चौड़े नहीं, चौड़े नहीं का कहने का अर्थ है कि ये वाले सर्कल में जो जो आएगा सारे के सारे चौड़े होंगे। एक्सेप्टेड। तो मेरे को तो चौड़े नहीं चाहिए ना,
तो इसका मतलब कि जो जो सर्कल के अंदर आता सारे के सारे मैंने कट कर दिए। देखो मैं क्या करता हूँ, जो जो मेरे को नहीं चाहिए होता ना उन सभी को मैं कट करते जाता हूँ। तो मुझे ये सारे के सारे नहीं चाहिए, तो मैंने सारे के सारे को मैंने कट कर दिया। आगे इतनी बात समझ में। अब मुझे क्या चाहिए, रंगीन टेलीविजन होना चाहिए। टेलीविजन कब होगा, जब इस वाले गोले के अंतर्गत आएगा। टेलीविजन कब होगा, जब इस रेड वाले गोले के अंतर्गत आएगा। टेलीविजन कब होगा, जब इस रेड वाले गोले के अंतर्गत आएगा। आइडिया एक्सेप्टेड हो गया। और वो रंगीन कब होगा, रंगीन वो बच्चे तब होगा जब वो इस पिंक वाले गोले के अंतर्गत आएगा। तो जो पिंक वाले गोले के बाहर गया वो रंगीन नहीं है, और जो रेड वाले गोले के बाहर गया वो टेलीविजन ही नहीं है। तो क्या बच गया, सब कटने के बाद मेरे पास बच गया 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 18। देख लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे डील होता है, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आपके। व्यापम, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, पीएससी में ऐसे क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं बच्चे लोग। और मुझे चाहिए कि आप बच्चे लोग ना इन सारे क्वेश्चंस पर जबरदस्त कमांड अचीव करें। हमने भिड़ कर पूरे हफ्ते भर मेहनत करी इन सारे टॉपिक्स को लेकर। तो अब हमको चाहिए कि जब ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिले तो हमको उसमें परफॉर्मेंस देनी है, उसमें फिर हमको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। अगला सवाल है हमारे लिए, ये दरअसल क्वेश्चन है एनालॉजी से। ऐसे सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब भर भर कर आते हैं, आप बच्चों को इन सारे क्वेश्चंस पर ख्याल करना है। ठीक है, चलिए जरा बच्चों लोग एक बार रिलैक्स होकर देखिएगा, इत्मीनान से इसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दरअसल समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे लोग, माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का खालिस्तान के साथ है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। जैसा माँ अपने संतान के साथ संबंध रखती है वैसा ही पेड़ अपने पौधे के साथ संबंध रखता है। कंफर्टेबल है इस वाली चीज को लेकर अपन, आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब था वो था पौधा। ओके, मेरा ख्याल है आप सारे बच्चे लोग को रिलेट हुआ होगा जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिन का संबंध कैलेंडर के साथ, दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का खालिस्तान के साथ। बच्चे लोग मुझे चैट सेक्शन में आंसर चाहिए, सुस्त हो जाते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन आता है तो इतनी फुर्ती में आंसर निकलना चाहिए कि चैट सेक्शन में आंसर देखकर एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए, लगे कि यार एकदम जबरदस्त एंथुसियास्टिक बच्चों के साथ जुड़ा हूं, मजा आ जा रहा है उनके साथ इंटरेक्ट करके, ऐसा वाला फील आना चाहिए अंदर से। चलो बच्चे लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का खालिस्तान के साथ है। ठीक है, जैसे हमको कैलेंडर दिन बताता है वैसे ही हमें क्या समय बताता है, वैसे ही हमें घड़ी है जो समय बताती है। जैसे हमें कैलेंडर दिन बताता है वैसे ही घड़ी है जो हमें समय बताती है। चलो क्या बोलते हो, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप बच्चों को डील करना है भाई। ओके, मेरा ख्याल है ना ये सेट ऑफ क्वेश्चन देखकर आप बच्चों को फील आ रहा होगा, मतलब जो बच्चे लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको शायद ये फील आ रहा होगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, यार मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी इस क्वेश्चन में अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी इस एग्जाम में फोड़ सकता हूँ। तो अगर आपको 1% भी बच्चे लोग ऐसा फील आ रहा है कि आप कर सकते हो, फटाक से हमारी ब्रह्मास्त्र बैच में अभी भी एडमिशन ओपन है, आप बढ़िया तरीके से एडमिशन लो। और हम कोशिश ये करेंगे कि समय के पहले पहले आपका बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, इंक्लूडिंग टेस्ट, रिवीजन, रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमम पैकेज पर। तो आप बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है और कोशिश करना है कि हम लोग बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रशिक्षक का जो संबंध खालिस्तान से है वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से है। चलो भाई बच्चों लोग कोशिश कीजिएगा, चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, मुझे हम सारे बच्चों से आंसर चाहिए इसमें। हाँ जी, क्या आंसर होगा आप बच्चों का, चलो जरा सुनते हैं, देखो जरा जरा ख्याल करो। शिक्षक जो है ना, शिक्षक वो विद्यार्थी को ट्रेंड करता है। ठीक है, वैसे ही प्रशिक्षक माने कि कोच वो किसे ट्रेंड करता है, तो उसका सही जवाब है खिलाड़ी को। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को ट्रेंड करता है, जैसे मैं आपका शिक्षक हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आप बच्चों के लिए बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आ सकूं, वैसे ही जो कोच होता है, जो ट्रेनर होता है, वो दरअसल अपने खिलाड़ी को ट्रेन करता है। आगे बात समझो, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप सारे बच्चे लोग, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है, सेब का जो संबंध फल से है वही संबंध गेंद का खालिस्तान से है। दरअसल ये जो गेंद है ना, यहाँ पर ना होना चाहिए था गेंदा, होना चाहिए था गेंदा, ये जो है ना गेंदा है वो,
वो गेंद जो है ना, टाइपिंग एरर हो गया, वो गेंदा आएगा वहां पर, गेंदा का खाली स्थान से है। तो जैसे सेब एक प्रकार का फल है, वैसे ही गेंदा एक प्रकार का फूल है। इसका सही जवाब है फूल। क्या बोलते हो बच्चे लोग, कंफर्टेबल हैं आप सारे बच्चे लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? पता चला कैसे डील करना था इसे? कंफर्टेबल है? आइडिया मिला सारे बच्चों को? ठीक, मेरा ख्याल है सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन को लेकर कंफर्टेबल होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैराग्राफ का जो संबंध वाक्य से है वही वाक्य का संबंध किससे है? बच्चे लोग क्या बोलते हैं आप लोग? मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए इस वाले क्वेश्चन पर, और मैं जानता हूं सारे बच्चे लोग बना सकते हैं। चैट सेक्शन इतना एक्टिव रहना चाहिए, इतने तुम्हारे क्वेश्चन के उसमें बारिश हो जानी चाहिए कि चैट सेक्शन हैंग हो जाए जाकर। इतने बढ़िया बढ़िया आंसर दो आप सारे बच्चे लोग, मजा आ जाए बच्चों के आंसर देखकर। हाँ बच्चे लोग क्या कहते हैं, सुनो जरा, क्या कहता है? पैराग्राफ का जो संबंध वाक्य से है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब वाक्य मिलते हैं, जब सेंटेंस मिलते हैं तो पैराग्राफ बनता है। जब बहुत सारे वाक्य मिलते हैं तो फिर पैराग्राफ बनता है। जब बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं तब पैराग्राफ बनता है। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे लोग, जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तब वाक्य बनता है। इसका सही जवाब होना चाहिए था वर्ड्स, शब्द। और जब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां कहीं भी शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसी वजह से इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अक्षर क्यों इसका आंसर होगा? अरे अक्षर क्यों आंसर होगा? अक्षर क्या होता है? अक्षर तो अ आ ई होता है ना। जब अक्षर मिलेगा तो वाक्य बनेगा। तो अगर यहाँ पे लिखा, सॉरी, शब्द बनेगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि भाई शब्द का संबंध किससे है, तो तुम्हारा आंसर अक्षर हो सकता था। अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है, शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है, और वाक्य मिलता है बच्चे लोग तो पैराग्राफ बनता है। क्या बोलते हो तुम? आइडिया एक्सेप्टेड है क्या? यहाँ तक कंफर्टेबल है इस वाली बात को लेकर? किसी बच्चे को कष्ट हुआ है तो मुझसे पूछ लीजिए भाई। आइडिया एक्सेप्टेड होगा मेरा ख्याल है यहाँ तक सारे बच्चों को। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाले सेशन की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से ना मैं मैथ्स वाले क्वेश्चन पर आप बच्चों से डिस्कशन करने वाला हूँ। इस वाले क्वेश्चन में मैं इस वाले यहाँ से मैं 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, अब 10 क्वेश्चन आप बच्चों से मैथ्स के डिस्कस करूंगा। ऐसे ही हम आप बच्चों के लिए प्लान करते हैं, हर हफ्ते हफ्ते ना 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन मैथ्स का। आपकी सीजी कल्चर की क्लास चल रही है तो 10 क्वेश्चन सीजी कल्चर का, फिर 10 क्वेश्चन आपके लिए ज्योग्राफी क्लास चल रही है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी, ऐसे 40 क्वेश्चन का बढ़िया एक टेस्ट पेपर तैयार हो जाता है। संडे हमारे लिए फन डे बन जाता है। चलो बच्चे लोग कोशिश करते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मीरा और प्रज्ञा की वर्तमान आयु क्रमशः 3:4 है। मीरा और प्रज्ञा की वर्तमान आयु क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व आयु क्रमशः 4:7 है। 5 वर्ष बाद मीरा और प्रज्ञा की आयु क्या होगी? देखो मैंने क्लासरूम में ना आप बच्चों को ना ट्रिक बताई हुई है, और मैं डायरेक्टली ट्रिक से ही सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा। ओके, क्योंकि अगर मैं बेसिक से सॉल्व करने गया हो तो जाएगा, लेकिन बड़ा समय लगेगा, और वही समय बस हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। आपको ट्रिक हमसे सीखनी होगी हमारे क्लासरूम सेशन में, और वही ट्रिक आपको एग्जाम में काम भी आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों लोग, मेरे पास दो बंदे हैं, एक है मीरा और एक है प्रज्ञा। ठीक है, तो मीरा और प्रज्ञा की वर्तमान आयु 3:4 और 4:7 मुझे गिवन है। आइडिया एक्सेप्टेड है? बोलते हैं 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। मैं बहुत आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, चुटकियों में सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सर, कैसे करते हो आप? देख लो जरा इत्मीनान से, मैं आपको कन्वे करता हूँ, इत्मीनान से सीख लीजिएगा। देखना जरा, मैं बताने वाला हूँ, फोकस करना। सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का फर्क निकालना होता है। इन दोनों के बीच का फर्क कितना है? 10 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का फर्क 10 है, तो यहाँ पर अपन 10 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का फर्क देखना होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का फर्क आएगा 1 और यहाँ पर इन दोनों का फर्क आएगा 3। तो क्योंकि 1 और 3 है, ये सेम नहीं है, 1 और 3 जो है ना बच्चे लोग सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना इन दोनों को दरअसल सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये सेम हो जाए। सर आप इनको सेम कैसे बनाओगे? मैं करके बताता हूं, आप सीखते जाना। क्या करते हैं इसके लिए? हम लोग इन दोनों का फर्क निकालते हैं। 3 और 4 में 1 का फर्क, 4 और 7 में 3 का फर्क। ऐसा करते हैं ना हम लोग बच्चे लोग। आइडिया मिला? तो इस 1 का गुणा इन दोनों से होगा, तो यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 7। आइडिया मिला? यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 7। ठीक है, और इस 3 का गुणा और इस 3 का गुणा इन दोनों से होगा, 3 का गुणा इन दोनों से होगा, तो ये बन जाएगा दरअसल 3 तिया 9, 3 चौके 12। सीख लो इत्मीनान से मैंने क्या बताया, सुनते जाना इत्मीनान से। 3 और 4 का फर्क निकाला 1, 3, 4 और 7 का फर्क निकाला 3, 1 का गुणा इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए बात को? अब आप फर्क देखो, अब आप फर्क देखो जरा, अब आप फर्क देखो। 9 और 5, 4 और 5 9, 7 और 5 12। देखो फर्क सेम हो गया ना,
ये फर्क हमको सेम करना होता है। फर्क सेम क्यों करना होता है, जरा इत्मीनान से सुनिएगा। उसने मेरे से क्या पूछा है, उसने मेरे से पूछा है मीरा, उसने मेरे से पूछा है मीरा की आयु, उसने मेरे से पूछा है मीरा की आयु, मीरा की आयु उसने मुझसे पूछा है। ठीक है भाई, मीरा की आयु मैं उसको निकाल कर दूंगा। जरा समझना, अगर आप मीरा की आयु निकालना चाहते हैं तो अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पर होना चाहिए, इससे ध्यान हटा दीजिए अपना, सिर्फ इस पर फोकस बनाइए। अगर आप मीरा की आयु निकालना चाहते हैं तो आपको मीरा की वर्तमान आयु पता चल सकती है या तो 10 वर्ष पूर्व की आयु पता चल सकती है। तो मीरा की वर्तमान आयु यहाँ पर मिल रहा है 9, तो ये 9 पक्का होगा, 9 का पिक होगा वर्तमान आयु से, उसका गुणा होगा इस 10 से, उसका गुणा होगा इस 10 से, और बटे में डलेगा ये वाला 5, बटे में डला ये वाला 5, तो हो गया 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो मुझे पता चल गया कि वर्तमान में मीरा की आयु, वर्तमान में, क्योंकि मैं वर्तमान का डेटा उठा के लाया हूं इसीलिए वर्तमान में लिख रहा हूं, वर्तमान में मीरा की आयु 18 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन में वर्तमान का नहीं पूछा, क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का पूछा है। सुनना बच्चे लोग, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 18 + 5 ये हो जाएगी 23 वर्ष। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ना वो था 23 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ना वो था 23 वर्ष। बहुत इत्मीनान से एकदम हम लोग ट्रिक के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप जरा इत्मीनान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, इत्मीनान से देखते जाइए जरा। कोई भी कष्ट हो तो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछिएगा। 23 वर्ष इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर था। अगर आप बच्चों ने टेस्ट में 23 टिक किया था तो गुड, शाबाश, बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया था। यहाँ तक ओके बच्चे लोग। मैं 14 अगस्त का सुरेंद्र पाल जी टेस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, 14 अगस्त का। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ना मैंने ना डायरेक्ट मेथड बताया है, तो जिन बच्चों ने ना हमारा क्लासरूम सेशन अटेंड नहीं किया है उनको थोड़ा सा इसे एक्सेप्ट करने में मुश्किल आई होगी, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया है, तो जिन जिन बच्चों ने क्लासरूम सेशन में मुझसे बेसिक नहीं सीखा है या उसका जो है कंप्लीट आइडिया नहीं लिया है, तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में कष्ट आया होगा कि सर कहाँ से कहाँ किधर को किधर निकल गए। मैं समझता हूँ इस वाली बात को। तो जिन जिन बच्चों ने क्लासरूम में सेशन अटेंड नहीं किया है मुझसे, उनको थोड़ा बहुत समझने में कष्ट आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगा, अभी 4-5 क्वेश्चन और लूंगा इसी के पीछे। तो जिन बच्चों को समझने में कष्ट आया ना, अभी आप फोकस बना के रखना, आने वाले क्वेश्चन में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में जो मैंने बात बताई और आपको मान लिया अगर समझ में ना आई, तो आने वाले क्वेश्चन में आप बच्चे लोग उसे समझ लेंगे। चलो बच्चे लोग फोकस कीजिएगा जरा। क्या कहते हैं, 5 वर्ष पहले पी, क्यू और आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है भाई। 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है भाई। तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सवाल उसने हमसे ये पूछा है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को आप बच्चों को सॉल्व करके दूंगा, आप बच्चों को मुझसे इत्मीनान से सीखना है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग फोकस कीजिए जरा, ख्याल कीजिएगा कैसे डील करेंगे। 5 वर्ष पहले पी, क्यू, आर की औसत आयु। पहले आप समझिए कि औसत होता क्या है। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, ये होता है। तो जरा समझो, 5 वर्ष पहले पी, क्यू, आर की औसत आयु, तो औसत कैसे निकलेगा। माना वर्तमान आयु, माना उनकी कर देता हूं, माना उनकी वर्तमान आयु, माना उनकी वर्तमान आयु पी, क्यू, आर है, माना उनकी वर्तमान आयु पी, क्यू और आर है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पी की क्या होगी, P -5। एग्री, आइडिया एक्सेप्टेड है। Q की क्या होगी, Q की क्या होगी, P की हो गई P -5, Q की होगी Q -5 और R की होगी R -5। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। अब जरा समझने से जरा मुझे सुनना। औसत आयु मुझे गिवन है। औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दो, पदों का योग कर दो, बटे में पदों की संख्या कर दो। कितने पद है, 1, 2 और 3, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये, P + Q + R बराबर, ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 25 या 75 और 5, 5, 5, 15 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15। तो मेरे को दिख रहा है P + Q + R बराबर 15 और 75 हो जाएगा 90। इतनी वाली बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग। ठीक है, अब उसका अगले लाइन में क्या बोलता है, 7 वर्ष पहले,
7 वर्ष पहले, जरा फोकस कीजिएगा जरा। पी क्यू आर की वर्तमान में पी क्यू आर है तो 7 वर्ष पहले Q माइनस 7, 7 वर्ष पहले Q माइनस 7 और फिर R माइनस 7, ठीक है। इसका औसत 20 है। औसत है तो कैसे निकालता हूं, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये मुझे 20 गिवन है, आइडिया एक्सेप्टेड है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसा होगा देखना जरा। ये हो जाएगा Q प्लस आर इज इक्वल टू 20 दूनी 40 और 7 और 7 14, ये हो गया 54। आइडिया मिला आप सारे बच्चों को, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब आप खुद सोचो, आपके पास ना बच्चे लोग P प्लस क्यू प्लस आर है, P प्लस क्यू प्लस आर है और Q प्लस आर है ना। तो ये Q प्लस आर की जगह पर, ये इतने वाले की जगह पर, इतने वाले की जगह पर, इतने वाले की जगह पर अगर मैं ये वाला मान लिख दूं, अगर मैं ये वाला मान लिख दूं तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। यहां से कर रहा हूं मैं ऐसा, यहां से कर रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है, ऐसा कर रहा हूं। तो P प्लस ये है Q प्लस आर, ये है Q प्लस आर, ये है Q प्लस आर, इसके पे कितना लिख रहा हूँ 54, ठीक है, 54 बराबर 90। तो क्यू पी बराबर हो जाएगा 90 में से, जैसे मैं 54 को माइनस करूंगा तो जवाब आ जाता आपका 36। 90 में से 54 माइनस करते तो जवाब आ जाता 36 और ये था इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट जवाब था। देख लीजिए इत्मीनान से, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और इत्मीनान से सीखो मुझसे, धीरे 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 मुझसे सीखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जबरदस्त क्वेश्चन था, सी इसका एकदम राइट जवाब था। देख लीजिए, अगर किसी बच्चों को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग, आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों लोग मुझे चैट सेक्शन में आप बच्चों का आवाज चाहिए, मुझे चैट सेक्शन में महसूस होना चाहिए कि आप बच्चों तक मेरी आवाज पहुंची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप बच्चों से। हाँ जी, अगला सवाल है, फटाक से देखिए अगले वाले क्वेश्चन कैसे डील करना है। कहते हैं वर्तमान में मीरा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। चलिए भाई फटाक से इसको सॉल्व करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। क्या कहता है, वर्तमान में मीरा की उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। जरा समझो, मुझे गिवन है मीरा बराबर 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, ऐसा है, ठीक है। ये रहा मीरा और ये रहा उसकी डॉटर। तो मैं m बटा डी यहां से 3/1 कर सकता हूं क्या। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिखूं क्या, वर्तमान के लिए मीरा और उसकी डॉटर का जो रेशियो है वो 8:1 है। 8 गुना है ना, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ, 8:1 है, ठीक। ये मैंने 8 कर दिया, 8:1 है, ठीक है। फिर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद उसने क्या बोला, का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद अनुपात 10:3 होगा। तो मीरा की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है वो, मीरा की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है वो। बहुत आराम से आप बच्चे लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। जरा देखो इसे कैसे करना था, रिलैक्स होकर जरा सीखो। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का फर्क निकालते हैं, इन दोनों के बीच का हम फर्क निकालते हैं। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, इन दोनों के बीच का फर्क निकालते हैं। यहाँ पर है 8। तो मीरा का पूछ रहा है, ये रहा मीरा, वर्तमान पूछ रहा है, ये रहा वर्तमान। कौन सा नंबर फंसा, 8। 8 में गुणा करूंगा, किसका गुणा करूंगा, इसी 8 का गुणा करूंगा, और बटे में क्या लगा दूंगा, बटे में लगा दूंगा 2, ठीक है। तो 88 64, 64 का आधा हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 32। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। बच्चे लोग फटाक से देखिए जरा, क्वेश्चन का सही जवाब है 32। कंफर्टेबल, ठीक है समीर साहब, आइडिया एक्सेप्टेड है। 32 पर सारे बच्चे लोग कंफर्टेबल है, एकदम क्लासरूम में करवाया हुआ क्वेश्चन था, सारे बच्चों से एकदम बन जाना चाहिए था। 32 इसका एकदम सही जवाब था, आप इसका आंसर ला सकते थे, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुनिएगा जरा, मुझे इतना से जरा मुझसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ बच्चे लोग, चलिए अगला सवाल है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अमर और उसके फादर की वर्तमान आयु का अनुपात, अमर और उसके फादर की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है भाई। चलिए आइए फटाक से देखते हैं क्या क्या कह रहा है मुझसे क्वेश्चन में। अमर और उसका फादर वर्तमान, ठीक है, ये क्वेश्चन सीखा है हमने। अमर और उसका फादर वर्तमान में है 2:5, ठीक। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ओके, 4 वर्ष बाद कितना कहता है, 5:11, ठीक है भाई।
तो बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु वो हमसे पूछ रहा है। ओके, अब देखो जरा बच्चों लोग ये क्वेश्चन कैसे डील होगा। एक बार रिलैक्स होकर मुझसे सीखने की कोशिश करना, आप बच्चों लोग सीख जाएंगे, कोई विशेष नहीं है। इन दोनों में फर्क देखो कितने का डाला है, 4 का डाला है। ठीक है, अब जरा फोकस कीजिएगा जरा, इन दोनों में फर्क को देखो कितने का डाला है, यहाँ पर डाला है फर्क 3 का। इन दोनों में कितने का डाला है, 6 का। दोनों सेम है क्या, नहीं। जिन बच्चों लोग क्लास में अटेंड नहीं किए यहाँ पर फोकस करके सीख लीजिएगा। तो इन दोनों में फर्क को देखेंगे, 2 और 5 में कितने का फर्क, 3 का। 5 और 11 में कितना, 6 का। ठीक है, अब जरा समझो, ये 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 छक्के 30। ठीक, अब ये 3 का जो है ना, 3 का इसमें होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 तिया 15, 11 तिया 33, ये हो जाएगा ए की वैल्यू और ये हो जाएगी एफ की वैल्यू। आइडिया एक्सेप्ट हुआ। अब आप दोनों के बीच का फर्क देखिए, 12 और 3 15, 30 और 3 33, सेम हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखा हुआ है वर्तमान, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्तमान। ठीक है, किसका निकालना है आपको, पिता का निकालना है, तो वर्तमान में पिता। ओके, ये रहा पिता, तो वर्तमान में पिता के लिए कौन सा नंबर फंस रहा है, 30, तो यहाँ पे लिख दे 30, उसका इंटू होगा इससे गुणा 4, बटे में आएगा ये वाला नंबर, तो बटे में आया 30, तो इसको मैं काटूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 10 बारी में कटेगा तो आ जाएगा इसका 40। आइडिया एक्सेप्टेड है। तो मुझे दिख रहा है कि वर्तमान में जो पिता है वो 40 साल का है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता कितने का होगा। जब आज 40 का है बच्चे लोग, तो 5 वर्ष पहले 35 वर्ष का रहा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब था 35 ईयर। इत्मीनान से देखिए, जरा रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश कीजिए, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मैं ना हल्का सा पेस मेंटेन कर रहा हूँ, मैं पेस को मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि ना ये सेशन जो है यूट्यूब पर चल रहा है, तो यूट्यूब पे आपके पास फैसिलिटी, आप मेरे को रिवाइंड करके 4 बार नचा सकते हो। तो मैं अगर मान लिया मैं हल्का सा पेस में और आपको बात समझ में नहीं आई, तो रिवाइंड करके मेरे को 2 बार और सुनना। ठीक है, मजा आएगा लेकिन बराबर उतना ही, मजे में कोई कमी नहीं मिलेगी। आइडिया एक्सेप्टेड है, आगे बढ़ जाए। चैट सेक्शन में अगर क्लियर हो जाता है तो डॉट मार के मुझे जानकारी दे दिया करो कि सर आपकी बात समझ में आ गई है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। ठीक है, सुनिए जरा, सोहन, सुमन और सुमित, 3 लोग उन्होंने हमें दे दिए, सोहन, सुमन और सुमित। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोहन, सोहन, सुमन और फिर है सुमित, इन तीनों की वर्तमान आयु उन्होंने हमको गिवन की है 6, 8 और 10। ठीक, यदि उनकी औसत आयु 28 वर्ष है, यदि उनकी औसत आयु 28 वर्ष है, तो औसत आयु कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया अपनी रेगुलर क्लास में, मैंने क्या कंसेप्ट बताया यहाँ पर रिपीट करके बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुनो। जो बच्चे लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं हमारी, यूट्यूब पर हम आपके लिए ये स्पेशल सेशंस लेकर आ रहे हैं, आप यूट्यूब पर हमसे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैसे डील करेंगे जरा समझिएगा। 3 लोग हैं हमारे पास, तो तीनों का जब रेशियो ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा 6x, 8x और ये हो जाएगा 10x। ठीक है, 6x, 8x और हो जाएगा 10x। कंफर्टेबल। अब इसका अगर औसत निकालना है मेरे को, अगर मेरे को औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालेंगे, 6x प्लस 8x प्लस 10x बटे में 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बराबर कितना गिवन है मेरे को, 28 गिवन है। पता चला आप सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है। कैसे निकालते हैं औसत आयु, अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 और 10 हो जाएगा 24। ठीक, तो ये हो जाएगा 24x बटे में है 3, बराबर है 28, बराबर है 28। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड हुआ, कंफर्टेबल। इसको काट देता हूँ, 8 तिया होता है 24, तो x की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से वो आएगी 28 बटा 8 और वो 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 7 बटा 2। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोहन और सुमन की कुल आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु का अनुपात वो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो ये जो था ये वर्तमान में था, है ना, ये जो था ये वर्तमान में था। ठीक है, तो वर्तमान में सोहन, वर्तमान में सोहन, क्योंकि उसने सोहन और सुमन का पूछा ना, तो वर्तमान में सोहन है 6x और सुमन, वर्तमान में सोहन है 6x और सुमन है 8x। यहाँ तक ओके बच्चे लोग,
6x और 8x। अब मैंने x की वैल्यू निकाली है, मैंने x की वैल्यू कितनी निकाली 7/2, वो वहां पर जाके पुट करूंगा तो कैसा दिखेगा 6 गुणा 7/2, ये दिखेगा 8 गुणा 7/2, ऐसा दिखेगा ना ये। तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 3, 7 तिया हो जाएगा 21, 4 7 चौके हो जाएगा 28, ये ठीक है। तो वर्तमान में जो सोहन है वो 28 का है, वर्तमान में जो सुमन है सॉरी 21 का है, और वर्तमान जो सुमन है वो 28 का है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है। अगर आज ये 28 का है तो 5 साल बाद कितने का होगा 26 का होगा। आज ये 28 का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा, 21 था तो 26 हो गया, 28 है तो 33 हो जाएगा, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 और 3 5, 59 आ रहा है इनका सम, मतलब इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए इत्मीनान से, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आप बच्चों से बनने वाला क्वेश्चन, ठीक है। मेरा ख्याल आप सारे बच्चों लोग को आइडिया एक्सेप्टेड होगा। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हम लोग 2 की पावर 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं उसका शेषफल क्या होगा, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा, आप एक बार रिलैक्स होकर सीखिएगा इसको कैसे डील करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। सुनो जरा, 2 की पावर 1000, 2 की पावर 1000 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था टेस्ट में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि ये 2 की पावर में 1000 लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 2 को 3 से डिवाइड करो। तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 2 या फिर आएगा -1। ये दरअसल निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। मैं अपनी रेगुलर क्लास में आपको सिखाता हूँ कि निगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट कैसे आता है। अभी जो बच्चे लोग पहली बार आप सुन रहे हैं या पहली बार आप निगेटिव रिमाइंडर देखे हैं तो आप एक बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए। क्या करते हैं उसके लिए अपन लोग 2 में से ना 3 को करते हैं माइनस, 2 में से 3 को माइनस करते हैं, मतलब कि जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर आता है उसमें से डिनोमिनेटर करते हैं माइनस, तो हमको निगेटिव रिमाइंडर पता चल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ना 2 को 3 से डिवाइड किया होगा, बच्चे लोग जरा सुनना मुझे, जैसे ही मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया होगा तो निगेटिव रिमाइंडर आया होगा -1, आइडिया एक्सेप्टेड है। जैसे ही मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया होगा तो निगेटिव रिमाइंडर आया होगा -1, और जो पावर में है 1000 वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो -1 की पावर 1000 होता है +1, और +1 क्योंकि 3 से छोटा है और पॉजिटिव भी है इसीलिए वो एज रिमाइंडर एक्सेप्टेड होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ए, राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए। इत्मीनान से देख लीजिए, मेरा ख्याल है सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा टेस्ट वाले समय पर। समीर ने एक आंसर दिया है, शाबाश, गुड। बाकी बच्चे लोग आंसर करना है आप सारे बच्चों को मेरे साथ, आप बच्चों का रिस्पॉन्ड आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है जरा समझते हैं। अगला सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 8। बोलता है शेषफल बता दो जब 9 की पावर 100 को हमने 8 से डिवाइड किया होगा। चलो बच्चे लोग सीखने की जरा कोशिश करना। 9 की पावर 100 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो इतने बड़े को अपन डील नहीं करते, अपन पहले इतने को डील करते हैं। 9 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आएगा +1, ठीक है। 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा +1, तो ये +1 यहाँ पर लिखा जाएगा। ये +1 क्या है सर, ये +1 जो है रिमाइंडर है, ओके। और उसकी पावर में कितना लिखा हुआ है 100, उसकी पावर में लिखा हुआ है 100, तो +1 की पावर 100 होता है +1, तो इसका जो राइट आंसर है वो था 1। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर 1 मारा था एकदम आपने सही टिक किया था, गुड, शाबाश, बढ़िया। ये क्वेश्चन आपके एकदम पटवारी, व्यापम, पीएससी में आने वाले क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रख के सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि 7 की पावर 99 को अपन को 2400 से डिवाइड देना है, तो आपको शेषफल बताना है। बच्चों लोग चैट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार है, मुझे फटाफट आंसर देते चाहिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, मुझे चैट सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर का इंतजार है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो मुझे इसका आपसे जवाब चाहिए। जब 7 की पावर 99 को अपन 2400 से डिवाइड करते हैं तो सवाल ये है कि रिमाइंडर क्या आएगा, उसका शेषफल क्या आएगा, कैसे डील होता है, ये जरा एक बार सीखने की कोशिश करना। सुनना मुझे बच्चे लोग, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना 2400 लिखा हुआ है और 7 ऊपर लिखा हुआ है, तो 7 और 2400 में ना बहुत ज्यादा का फर्क होता है, मेरे को डील करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा,
है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को ना थोड़ा सा 24 के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अब 7 को 24 के करीब, 2400 के करीब कैसे ला सकते हैं सर? सर मुझे याद है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं रेगुलर क्लासेस में ये सारी चीजें जो है बार बार लिख लिख के दिखाता हूँ, जिससे बच्चों को याद होने लग जाता है। 7 की पावर 4 जो है ना वो होगा 2401। 7 की पावर 4 की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी पड़ेगी 2401। 7 की पावर 3 की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होती है 343। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कंफर्टेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2400 लिखा हुआ है और 7 के पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, इसीलिए क्योंकि ये दोनों आसपास के हो जाते हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, उसने पावर में कुछ भी लिख कर दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं पावर में बच्चे लोग, मैं पावर में 7 की पावर 4 जनरेट करूंगा, बस मुझे उस बात से मतलब है। उसने कुछ भी लिख कर दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे पावर में 4 चाहिए बस, क्यों? उससे मैं डिनोमिनेटर के करीब पहुंच जाऊंगा, इसलिए, ठीक है। तो अगर आप पावर में 4 लाना चाहते हैं बच्चे लोग, अगर आप पावर में 4 लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ना 99 को बच्चे लोग 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। सुनते जाना मुझे, 99 को आपको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 99 को जब 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, एक बचा होगा 19, और 4 4 जा 16, और रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 3। जरा देखना मैं इसे कैसे यूज करता हूं। ये जो 24 है ना, ये जो 24 आता है ना, ये 24 यहां पर कॉपी हो जाता है, ये 24 यहां पर कॉपी हो जाता है, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर, ये यहां पर लिखा जाता है। देखो जरा मैंने कैसे लिखा है, ये क्वोशिएंट को मैंने यहां लिखा और इस रिमाइंडर को मैंने यहां लिखा। सीखो जरा मैं कैसे लिखता हूं, ठीक है। तो 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 और डिवाइडेड में वो जो है 2400 लिखा ही हुआ था, ठीक है। तो 7 की पावर 4 की जो वैल्यू है वो लिखूंगा मैं। 7 की पावर 4 की वैल्यू है 2401 की पावर में 24, इसकी वैल्यू है 343 डिवाइडेड बाय 2400। आई गेस आप बच्चों लोग इस वाली बात को सीखे होंगे, ठीक है। आइडिया मिल गया सारे बच्चों को। इसे साफ करो, मेरे को स्पेस की जरूरत है, ठीक है। आप बच्चों लोग इस वाली बात को सीखे कि मैंने कैसे किया, आगे बताएं। अब जरा समझना क्या होगा कि ये जो 2401 है ना, ये पहले इस 2400 से डिवाइड होगा, मतलब ये वाली चीज इससे डिवाइड होगी ऐसे, ये वाली चीज इससे डिवाइड होगी ऐसे, ठीक है। जब ये वाली चीज जब इससे डिवाइड होगी तो जो रिमाइंडर आएगा ना +1 आएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है बच्चे लोग कि जब 2401 की पावर 24 बटा 2400 यहाँ पर लिखा हुआ है और 343 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली चीज जब डिवाइड हुई होगी ना, ये वाली चीज जब डिवाइड हुई होगी ना, ये वाली चीज डिवाइड हुई होगी ना, तो रिमाइंडर बचा होगा +1, तो इसकी जगह पर आ गया +1, ठीक है, इसकी जगह पर आ गया +1, और बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा ही है, 24 और यहाँ पर है 343, ऐसा हुआ ये, ठीक है। अब 1 की पावर 24, 1 की पावर 24 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, और उसका 343 में इंटू कराऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, फिर से 343 ही बचेगा। अब जरा बात को समझना, क्योंकि 343 ये 24 से छोटा है, इसीलिए वो एज रिमाइंडर एक्सेप्टेड है, और इसका आंसर होना था 343। 343 जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर मारा था एकदम सही मारा था, गुड, शाबाश। लाइन से दिया है बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर, मजा आ गया बच्चों लोग आपके आंसर देखकर। ऐसे आप रिस्पॉन्स देते हो ना पढ़ाने के बाद, जब आप आंसर निकाल कर देने लगते हो ना टेस्ट वगैरह में, या फिर जब मैं सवाल पूछता हूँ उसमें, मैं तो बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मिलती है अंदर तक। मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है ना अंदर से, कोई इंसान करोड़ रुपए भी खर्चा कर ले तो भी एक सेटिस्फेक्शन उसको ना मिले। मेरे को इतनी खुशी मिलती है अंदर से आपके चैट सेक्शन में आंसर देखकर। शाबाश बच्चों लोग, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में हमको बने रहना है। हम लोग जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने लक्ष्य साधा है, पीएससी, व्यापम, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, दुनियादारी, एकदम मंगल पर जाना है सर, अंत तक आपका साथ निभाएंगे बच्चे, अंत तक आपका साथ निभाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, कुछ हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर when 9 to the power 6 plus 1 divided by 8। जब अपन 9 की पावर 6 plus 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या रिमाइंडर आएगा, ये उन्होंने मुझसे सीधा सवाल पूछा। 9 की पावर 6 plus 1 को 8 से डिवाइड करना है, तो इसको आप ऐसे अलग अलग लिख सकते थे, 9 की पावर 6 बटा 8, 1 बटा 8, ठीक है, ओके। जब 9 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे, जब अपन 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, +1 आता है, तो ये हो गया +1 की पावर में 6, और जब 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 इसका 1 इसका, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब था 2। आप बच्चों ने अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 मारा है तो आपने बिल्कुल सही मारा है। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग, ठीक, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इससे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस हो चुके होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आपके अक्सर पूछा जाता है। इत्मीनान से जरा देखो, देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। निम्न के अंतिम के 2 अंक ज्ञात करो। निम्न के अंतिम के 2 अंक ज्ञात करो। अब ये वाला जो सवाल का जो जवाब है ना, ये मैं आराम से ना बैठ के गुणा करके निकाल सकता था, है ना। ये एक्सप्रेशन में बैठ के गुणा करता और मेरे को अंतिम के 2 अंक पता चल जाते, ये मैं कर सकता था, ठीक है। लेकिन जरा समझिएगा, ये ना मुझे करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूँ ना बच्चे लोग। अब मैं बैठ कर वहां पर 97, 98, 99 का गुणा करूं, 3, 2, 1 का गुणा करूं, ये तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। फिर तो मैं पढ़ के नहीं आया, फिर तो घूमने आया हूँ, है ना। तो अगर कभी भी ऐसा वाला टर्म बने कि अंतिम के 2 अंक बना और ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हो, तो उसके लिए आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। क्या करना, अगर आपको अंतिम के 2 अंक चाहिए हो तो उसको 100 से भाग देना। अगर इकाई का अंक चाहिए हो तो 10 से भाग देना। अगर अंतिम के 3 अंक चाहिए तो 1000 से भाग देना। अगर 4 अंक चाहिए अंतिम के तो 10,000 से भाग देना। समझ गए मेरे पास 100 कैसे आ रहा है? अंतिम के 2 अंक चाहिए, अंतिम के 2 अंक चाहिए तो उसको आप 100 से भाग दो। क्यों? क्योंकि 2 अंक बोल रहा है, इसलिए 2 जीरो। 3 अंक बोलता तो 3 जीरो। 1 अंक बोलता तो 1 जीरो से मैं डिवाइड करवाता। इतनी बात गई दिमाग में, यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। कंफर्टेबल है? अब जरा समझिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 100 से भाग दूंगा और आपके लिए मैं रिमाइंडर निकाल कर आऊंगा। ट्रिक को समझना बच्चे लोग, ट्रिक को समझना आप, है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 100 से भाग दूंगा और रिमाइंडर निकाल के आऊंगा। और जो मैं रिमाइंडर निकाल के आऊंगा ना, वही इसको इनटू करने से आखिरी के 2 अंक भी बच जाएंगे। देखना आप, देखना आप, जरा सीखना। अब देखना जरा मैं कैसे रिमाइंडर निकालता हूं इसका। जब मैंने, मुझे सुनना, जब मैंने इस 100 को, जब मैंने इस 100 को 101 से डिवाइड करवाया होगा, जब मैंने 100 को, इस 100 को 101 से डिवाइड कराया होगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया होगा +1। जब मैंने 100 को 102 से डिवाइड कराया होगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया होगा +2। जब मैंने 100 को 103 से डिवाइड कराया होगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया होगा +3। जब मैंने 100 को इस 197 से डिवाइड करा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया होगा 197। लेकिन समझना, मैं यहाँ पर 197 नहीं लिखूंगा। क्यों सर? क्योंकि 197 ना बहुत बड़ा कोई नंबर हो जाता है, और इतने बड़े नंबर को ना बच्चे मेरे लिए इनटू करना ना एक लेंदी टास्क होगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो फिर 98 आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, अभी इसको डिवाइड करूंगा इससे तो 99 आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इतना लंबा काम करने का टाइम नहीं है ना मेरे पास पेपर में। इसीलिए आपको ट्रिक में दिया जाता है निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, इसीलिए तो दिया जाता है। तो जरा समझना आप, 97 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को इसका जानना है निगेटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर सर आप कैसे निकालेंगे? जरा सीखना बच्चे लोग, सुनना मुझे। निगेटिव रिमाइंडर सर आप कैसे निकालेंगे? जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर होता है उसमें से अपन डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। 100 में से 97 को आप माइनस कर दो तो कितना आएगा? -3, ठीक है। 98 में से 100 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? -2। 99 में से 100 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा? -1। अब इसको इंटू करो। देखो 97, 98, 99 को इंटू करना टफ टास्क था, लेकिन 3, 2 और 1 को इंटू करना आसान टास्क है। मुझे सुन रहे हो आप? तो जैसे मैं इसको इंटू करूँ तो कैसे होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा सर? 6 और 6 हो जाएगा 36। आइडिया एक्सेप्टेड है? लेकिन बात को सुनिएगा जरा, माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये जो माइनस में आ रहा है ना, वो कभी आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा सर हमको ऑप्शन में? क्योंकि बच्चे निगेटिव रिमाइंडर तो एक ट्रिक है ना, जो आप और मैं जानते हैं, वो एग्जामिनर थोड़ी जानता है कि आप उसको निगेटिव रिमाइंडर निकाल के दोगे और वो समझ भी जाएगा। नहीं जानता वो इस वाली बात को। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं सर हम लोग? जरा समझना इस वाली बात को, कैसे कन्वर्ट करते हैं सर जरा देखना। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करना, आप समझ जाओगे मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। जो भी निगेटिव रिमाइंडर आए, जो भी निगेटिव रिमाइंडर आए, उसको हम लोग डिनोमिनेटर से करते हैं माइनस, ठीक है। तो 100 में से 36 को मैंने किया माइनस, कितना बचेगा? 64 बचेगा। तो 64 इसका राइट आंसर था। देख लीजिए इत्मीनान से, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। 64 इसका एकदम राइट आंसर था। रिलैक्स होकर देख लो, कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछ भी लो। एकदम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके फॉर श्योर आते हैं, और आप बच्चों को ये क्वेश्चन हमसे सीखने होंगे, ठीक है। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? आगे बढ़ सकते हैं? आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आप सारे बच्चों को क्लियर हो चुकी है। ये क्या था सर? ये ना दरअसल हमने ना बच्चे लोग जो टेस्ट ली थी 14 अगस्त का, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपको उसका डिस्कशन प्रोवाइड किया था। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टेस्ट का डिस्कशन होगा, तो लीजिए ये रहा उस टेस्ट का डिस्कशन, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन कर रखा है और
उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, मान लिया इसमें अगर कोई डाउट वगैरह फेस कर रहे होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सर मेरे को इस वाले एग्जाम में क्या करना चाहिए, या फिर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होता है, तो हमने आपको अपना हेल्पलाइन नंबर देकर रखा हुआ है। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। इस वाले नंबर पर आप सारे बच्चे जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी आपको दिक्कत हो, आप इस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिए हैं हमसे व्यापम पीएससी सीजी की बैच के लिए, जो अभी 3 बैचेस चल रही हैं, व्यापम, पटवारी, आरआई, फूड इंस्पेक्टर, इन सभी बैच में जो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके, इस नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? जो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हमसे, एडमिशन पोर्टल ओपन है। अंकुश सर से आपकी बात होगी इस वाले नंबर पर। आप इस वाले नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके एडमिशन के लिए जो भी बातें हैं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों लोग आपको नॉमिनल फी में, एकदम छोटे से छोटे अमाउंट पे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप बच्चों तक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है बच्चे लोग? तो आशा करता हूं कि ये वाला सेशन आप बच्चों को मज़ेदार लगा होगा। आप बच्चों ने मेरे साथ, हालांकि थोड़ा पसीना बह गया, लेकिन कोई बात नहीं, सेशन को एंजॉय ज़रूर किया होगा। तो मुलाकात करते हैं दोबारा से नेक्स्ट वाले सेशन में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा।